हाँ, तो देखिए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल की एप्लीकेशन में हम कल की क्लास तक दो एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके थे। एक तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ऑर्बिट के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था कि ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये जो सर्कुलर पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस ये हमको निकालनी है और इसका सिंबल हमने दिया था स्मॉल आर। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब इसको निकालेंगे बोर मॉडल से। अब देखो, बोर मॉडल का जो पहला रूल था, जो पहला उसका स्टेटमेंट था, उस पहले स्टेटमेंट की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो थी mv² इजिकल टू जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, और इसके अंदर आर यानी कि बोर ऑर्बिट है। चलो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब बोर मॉडल का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो होता है mvr इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v निकाल लीजिए, तो एन एच अपॉन, तो एम और आर नीचे आ जाएगा, एन एच अपॉन एम आर। वी को हमने यहाँ रहने दिया और एम आर को हम उधर लेके राइट हैंड साइड में, तो कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया। अच्छा, इस v की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं v² की जगह पर। तो पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो पुट करके देखते हैं। तो m तो यहाँ पर है ही m, अब v, अब यहाँ पर v है और यहाँ v² है, स्क्वायर, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर आकर के हो जाएगी स्क्वायर। तो n की जगह हो जाएगा n², h की जगह पर h² अपॉन m की जगह पर m² और r की जगह पर हो जाएगा r²। हमने क्या किया, v की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया इधर राइट हैंड साइड में, तो ठीक है, z² अपॉन r। अब इसको हम सोल्व करके r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा देखिए, अब ये m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r से r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा केवल r। इस r की वैल्यू को हमको निकालना है। अब देखो, ये r की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 1 बचा है यहाँ पर। इस 1 को n² h² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, n² और h² अपॉन, नीचे देखो z, ये z, बात समझ में आ गया, नीचे क्या हो गया, z। अच्छा, अब देखिए, z के बाद m और इसके बाद e²। हाँ, तो देखिए बच्चों, अब आज की क्लास में बोर मॉडल की अगली एप्लीकेशन, ये 3rd नंबर की एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। और एप्लीकेशन क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ऑर्बिट उस सर्कुलर पाथ को कहा जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाथ की जो सरकमफेरेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस है। रेडियस का सिंबल है स्मॉल आर। इस आर को कैलकुलेट करेंगे किससे, बोर मॉडल से।
अब देखिए बोर मॉडल का जो पहला स्टेटमेंट है, उस पहले स्टेटमेंट की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब उसी बोर मॉडल का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब क्योंकि हमको रेडियस निकालनी है, अब रेडियस इस रिलेशन में भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों में वेलोसिटी भी है। तो हम क्या करें, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ से वेलोसिटी v निकाल लेते हैं। चलो v इक्वल टू, तो कितनी आएगी, एन एच अपॉन 2 पाई तो है ही, v हमको निकालना है, तो m और r यहाँ आ जाएगा, m और r। अब इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट v इन इक्वेशन 1। चलो रख देते, देखिए ये इक्वेशन 1। चलो m की जगह तो m रख देते हैं, v स्क्वायर है, v की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। अब क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ आकर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो n की जगह आएगा n स्क्वायर, h की जगह पर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई स्क्वायर, m स्क्वायर और आपके r स्क्वायर। उधर राइट हैंड साइड पर बचता है जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा अब ज़रा देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, क्या, m से स्क्वायर कैंसिल और इधर r से स्क्वायर भी कैंसिल। अब हमको निकालना है r, तो चलो r निकाल लेते हैं, r इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं r। यहाँ पर ही r कैंसिल हो गया, यहाँ पर r बचा, इस r को निकालेंगे अपन। अब n स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए n स्क्वायर एच स्क्वायर। आगे जेड को आप ले लीजिए, चलो 4 ये पाई स्क्वायर यहाँ पर और m ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा, बस वैसे तो हमारा काम हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोर ऑर्बिट की रेडियस है। अब इस रेडियस में भी देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो एन स्क्वायर और अपॉन जेड है ये तो वेरिएबल टर्म है, इसके अलावा बाकी की जो टर्म है वो सब की सब कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि h प्लैंक कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू हम CGS सिस्टम में रखेंगे, क्योंकि सारी की सारी फॉर्मेशन हम स्टार्टिंग से CGS सिस्टम में करते आ रहे हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, देखिए 6.62 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर है, देखिए अपॉन 4 पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर। m इलेक्ट्रॉन का मास है, अब इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में रखेंगे क्योंकि CGS में रखना है, तो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी CGS सिस्टम में, तो 4.803 10⁻⁻10 ESU और इसका भी स्क्वायर है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद अब बोर ऑर्बिट की रेडियस आ जाती है एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो है इस सब को सोल्व करेंगे तो 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो ये बोर रेडियस होगी। चलो इस फार्मूले को थोड़ा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ज़रा देखिए 0.5298, 2 के बाद 9 है, तो इसको हम क्या करें 0.53 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 के बाद एक बहुत बड़ी टर्म है 9, तो इसको हमने राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं और 0.52 की जगह क्या कर दे, 0.529 की जगह क्या कर देते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में बोर ऑर्बिट की रेडियस आ गई। अब इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए तो एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.53
-10 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जब 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये बोर ऑर्बिट की रेडियस है। अच्छा, एक चीज़ और देखें यहाँ पर, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि n² अपॉन z 0.53 एंगस्ट्रॉन। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमें देख चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये सारे के सारे फार्मूले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब बोर ऑर्बिट की रेडियस है। ये न्यूमेरिकल में हम इन्हीं को काम में लेंगे। चलो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर और आगे हम देखते हैं। तो बोर ऑर्बिट की रेडियस के फार्मूले में देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है। अब रेडियस बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करेगी? n² अपॉन z के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यदि इस कांस्टेंट को हटा दें तो r जो कि बोर ऑर्बिट की रेडियस है, ये प्रोपोर्शनल टू हो जाती है किसके? n² अपॉन z के, क्योंकि हमने कांस्टेंट हटा दिया। और जब कांस्टेंट को यहाँ से हटा देंगे तो इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनल में, यानी कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² अपॉन z। इसको अलग अलग भी कह सकते हैं हम। देखिए कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब देखो, रेडियस n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि n बढ़ेगा ना तो रेडियस स्क्वायर में बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, जब n इंक्रीज होगा तो रेडियस स्क्वायर में इंक्रीज होगी। जैसे n = 2 करेंगे तो रेडियस 4 टाइम इंक्रीज होगी। n = 3 रखेंगे तो रेडियस 3 का स्क्वायर 9 टाइम रेडियस इंक्रीज होगी। n की जगह 4 करेंगे, 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ऑर्बिट के रेडियस 16 टाइम इंक्रीज होगी। अच्छा, यहाँ से देखो एक रेशो भी निकाल सकते हैं हम कि r1 अपॉन r2 इक्वल टू, तो क्या होगा? n1² z2 अपॉन n2² और z1, क्योंकि रेडियस n² के प्रोपोर्शनल है तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा? n1² अपॉन n2²। रेडियस z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो r1 अपॉन r2 होगा z2 अपॉन z1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमारे सामने निकल करके यहाँ पर आता है। देखिए, अब देखो एक ग्राफ और देखते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट 2-3 ग्राफ और लेते हैं, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर r और n² के बीच, n के बीच में ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर n बढ़ेगा ना तो r बढ़ेगा तो सही, लेकिन स्क्वायर में बढ़ेगा। देखिए तो कुछ इस तरह का ग्राफ ही आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व आएगा। जैसे जैसे n बढ़ेगा तो r के रेट ऑफ इंक्रीमेंट भी बढ़ेगी, r बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो होगा ना बिल्कुल ऐसे चलेगा और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। इस तरह का ग्राफ होगा किस किस के बीच में? r और n के बीच में। चलो इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, अगला जो अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, वो r और z के बीच में। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें देख चुके हैं कि r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो भाई z बढ़ेगा तो r क्या होगा? यहाँ पर घटेगा, ये r घटेगा। अच्छा, z बढ़ने पर r क्यों घटेगा? क्योंकि देखिए एटम के अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये z, ये प्रोटॉन का नंबर z है। अब यदि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा ना।
जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस के पास आएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेडियस नंबर ऑफ प्रोटॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब जेड है, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा देखिए, इसी तरीके से यदि हम ग्राफ आर और 1/z के बीच में खींचे अपन, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन। तो क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि देखिए, अब ये जो एटॉमिक रेडियस का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इस फॉर्मूले से जो एक रिलेशन हमारे सामने आया है कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कि भाई आर एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब यदि हम एटम का डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सपोज करो ये पहला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ये, और ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये एन इजिकल टू 1। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये सेकंड शेल है, सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके सेकंड और थर्ड के बीच में। क्यों होगा ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा होगा कि जब n की जगह 3 रखोगे ना, 3, तो रेडियस 9 गुना बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब हमने 2 रखा तो रेडियस 4 गुना बढ़ी, 3 रखा तो रेडियस 9 टाइम इंक्रीज हुई, और जब n की जगह 4 रखेंगे तो रेडियस 16 टाइम बढ़ेगी, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट और भी दूर जाएगा, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो हम देखते हैं दो रेगुलर ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की डिस्टेंस सबसे कम होगी, सेकंड और थर्ड के बीच की डिस्टेंस उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ और थर्ड ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस और भी ज़्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यदि एटम का डायग्राम ऐसा बनाते हैं तो सही है, और यदि एटम का डायग्राम इस तरीके का बनाते हैं कि ऑर्बिट के बीच में हम इक्वल डिस्टेंस रख देते हैं ऐसे, तो भाई ये गलत डायग्राम है, क्योंकि ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है वो, और लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो दो रिलेशन है, एक तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड और एक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस r1 है तो सबसे कम होगी, r2 उससे ज़्यादा होगी, r3 इससे ज़्यादा होगी, और ये लगातार बढ़ती जाएगी, और r इनफाइनाइट सबसे वो इनफाइनाइट हो जाएगी। वो तो इनफाइनाइट के बारे में कल ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाए तो इनफाइनाइट ही होगा स्थिति। जब एटम न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से आउट हो जाए उस पोजीशन को कहेंगे इनफाइनाइट पोजीशन। ये देखिए, ऐसे देखिए, एक तो हाइड्रोजन एटम, एक हीलियम प्लस और एक लिथियम +2। तो भाई हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कम होगी, लिथियम +2 के और भी कम होगी। ये रेडियस का ऑर्डर है ये। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, हीलियम प्लस के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, लिथियम +2 के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन तो तीनों में एक एक ही हैं, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, He+ के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और Li+2 के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन अलग अलग हैं। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर तो इक्वल है लेकिन प्रोटॉन का नंबर अनइक्वल है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, ये कि सबसे ज़्यादा प्रोटॉन लिथियम +2 के पास है, तो ज़्यादा संख्या में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए Li+2 के बोर ऑर्बिट की रेडियस सबसे कम हो जाएगी।
He+ थोड़ी बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो ये थी आपके रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। चलो इसको भी नोट करो। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसकी देखते हैं। चलो देखिए, अब कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर इसमें 1 बाय 1 करके देखते हैं। देखिए, चलो देखिए कुछ सवाल देखते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस इतना सा सवाल है कि फाइंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो, जब लिखा गया है ना हाइड्रोजन एटम सिर्फ, अब ये पता नहीं कि कौन से ऑर्बिट के, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो अपना फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो यहाँ वेल अंडरस्टूड है पहले से ही कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ही निकालनी पड़ेगी हमको। चलो निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के रेडियस। तो फार्मूला लगेगा R=n² / Z 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो n की जगह रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, और ये 0.53 10⁻⁸। चलो तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.53 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यही हाइड्रोजन एटम के रेडियस है। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है, लिखा होता है कि जैसे कि फाइंड रेडियस ऑफ एल शेल ऑफ He+। He+ के एल शेल की रेडियस निकालनी है। अब देखो, एल शेल का मतलब होता है n=2, n=2। He+ हीलियम प्लस के लिए Z= कितना होगा? 2। के शेल को कहते हैं फर्स्ट शेल, एल शेल को कहेंगे हम यहाँ पर सेकंड शेल। अब चलो इसी फार्मूले को काम में ले लेते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू 2, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। चलो 0.53, इसको अपन ऑंगस्ट्रॉन में निकाल लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और z की वैल्यू 2 आ गई, ये ऑंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। अब 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.06 ऑंगस्ट्रॉन, और ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड रेशो ऑफ रेडियस ऑफ K shell and M shell of हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के K शेल और M शेल के रेडियस का रेशो निकालना है। अब ज़रा देखिए, K शेल का मतलब क्या हो गया बच्चों के n1 = 1। फर्स्ट शेल को K शेल बोलते, इसको n1 हमने सिंबल दे दिया। M शेल तो n2 क्या हो गया? 3, क्योंकि K=1, L=2 और M=3। अच्छा, हाइड्रोजन एटम तो Z तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर रेशो वाला फार्मूला लगेगा R1/R2 हो जाएगा आपके n1² / n2²। बस वैल्यू पुट करनी है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 1:9, यही हमारा आंसर है। चलो अगला एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड रेशो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ
Li+2, यानी कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और लिथियम+2 का थर्ड ऑर्बिट। अब देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, अब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब N1 = 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z = 1। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम+2, जब बात थर्ड ऑर्बिट की चल रही है तो N2 = 3 और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। चलो अब फार्मूला हम लगा देंगे, देखिए R1/R2 = N1² Z2/N2² Z1। N1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, Z2 ये Z2 इंटू 3 कर दीजिए, N2² ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, Z1 1 है तो 3 से 9 3 टाइम कैंसिल, ये 1/3 = 1:3 और ये आपका रेशो आ गया किसका? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस का और लिथियम+2 के थर्ड ऑर्बिट के। फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस है दरअसल, रेडियस का रेशो है। बात समझ में आ गई आपके? चलो एक और क्वेश्चन देखिए, इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट of hydrogen is R, find radius of second orbit of helium plus। अब दो स्पीशीज है, एक तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और एक सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन के बारे में देखिए N1 = 3 क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है और Z1 = 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यहाँ जरा क्या है देखिए, ऑर्बिट सेकंड है तो N2 = 2 और हीलियम के लिए Z2 = 2। चलो फॉर्मूला रख देते हैं, देखिए कि R1/R2 = N1² × Z2/N2² Z1। अब ध्यान दीजिए, R1 क्या है? हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट के रेडियस और वो है कैपिटल R, तो R1 की जगह तो रखेंगे कैपिटल R। R2 है हीलियम प्लस की रेडियस है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की रेडियस है R2, हमको निकालना है। चलो देखिए N1², N1 ठीक है ना, N1 कितना? 3, अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। Z2 = 2, ये 2, N2², N2 यार हीलियम प्लस के लिए, N2 = 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। Z1 ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब देखिए ये 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया और कितना आया? 9/2 आ गया यहाँ पर। हमको निकालना R2 है। अब चलो R2 निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब R2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 को R से करेंगे 2R/9, यही हमारा आंसर है 2R/9। चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको देखते हैं। हाँ अब देखो बच्चों, एक सवाल बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। अब देखो सर्कमफेरेंस, ये जो पूरी जो
ये सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ये हमको निकालनी है। अच्छा, सरकमफेरेंस कितनी होती है? देखिए ये सरकमफेरेंस, सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। यानी कि हमको 2πr निकालना है। किसके लिए? थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए n=3 और लिथियम के लिए Z=3। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। चलो 2πr में वैल्यू रख देते हैं। देखिए सरकमफेरेंस में तो 2 की वैल्यू 22/7 और r। अब r क्या होता है? देखिए r होता है n² / z × 0.53 ऑंगस्ट्रॉन। मैंने ऑंगस्ट्रॉन में ले लिया। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़रा देखिए। तो 2 × ये 22 n, ये n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 × 0.53/7 ऑलरेडी है और z की वैल्यू भी 3 है यहाँ पर। तो सरकमफेरेंस में हमको क्या निकालना था? 2πr। बस अब इसको सॉल्व ही करना है। तो 3 से 9, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 9.99 ऑंगस्ट्रॉन। अच्छा, 9.99 को 10 लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है 10 ऑंगस्ट्रॉन। ये हमारा आंसर है। तो हम सरकमफेरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक सवाल थोड़ा मल्टीपल कंसेप्ट। हाँ तो बच्चों देखो, आज का ये आखिरी सवाल, आखिरी न्यूमेरिकल बोर्ड पर आपके सामने है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज़ 1.094 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकंड। यानी कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है। फाइंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की रेडियस? समझिए, उस ऑर्बिट की रेडियस जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1.094 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकंड है। यानी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी हो, उस ऑर्बिट की रेडियस हमको निकालनी है। अब ये मल्टीपल कंसेप्ट सवाल है। देखिए तो अभी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू दे रखी है ना, इससे हम निकालेंगे n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। कैसे? देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि z/n × 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर/सेकंड में ही है। अब वेलोसिटी की जगह तो आप ये रख दीजिए 1.094 × 10⁸ हाइड्रोजन एटम का जेड कितना है? 1 है तो 2.188 × 10⁸ एन हम निकाल लेंगे। अब 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। अब ज़रा आप देखिए 1.094 से ये पूरा 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n आ जाएगा 2। अब यानी कि हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस हमको निकालनी है। अब रेडियस का फार्मूला लगा देते हैं n² × 0.53 और अपॉन z ऑंगस्ट्रॉन में निकाल लेते हैं। चलो देखिए, अब n हमने निकाला है 2 का स्क्वायर 4 × 0.53। हाइड्रोजन है तो z हो जाएगा 1। बस यही आपका आंसर है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दिया 12 के तो हासिल के 1 5 20 और 1 21। ये 2.12 ऑंगस्ट्रॉन, यही हमारा आंसर है। चलो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसको।